चलिए ध्यान दीजिए कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्या, तो व्यतिकरण पढ़ने वाले हैं, इंटरफेरेंस। व्यतिकरण का मतलब ही क्या होता है, इंटरफेरेंस का मतलब कि जब दो या दो से अधिक तरंग एक दूसरे से मिलेंगे तो उसके रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा, जो आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आज का लेक्चर जो है आपका लाइट के लिए भी सही है और साउंड के लिए भी सही है। जहां पर हम लोग बात करेंगे अगर एम्पलीट्यूड का, तो किसी भी साउंड का एम्पलीट्यूड अधिक होने का मतलब क्या होता है कि वो साउंड कितना तेज बोला गया है, कितना जोर से बोला गया है। और लाइट का एम्पलीट्यूड अधिक होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइट कितनी ब्राइटेड है, चमकीली है। कम एम्पलीट्यूड का मतलब कम चमकीला लाइट होगा और अधिक एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होगा, अधिक चमकीला। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रकाश के तरंगीय सिद्धांत को पढ़ रहे हैं कि प्रकाश यहां पर बिहेव कैसा कर रहा है, वेव के जैसा, वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी वेव का जो संचरण होता है, ये वेव का संचरण कुछ इस तरीके से होता है। इसको अगर हम लोग बोले एक्स एक्सिस और इसको बोले वाई एक्सिस, तो हम लोग किसी भी वेव का जो जनरल इक्वेशन लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बात समझ में आ रहा है, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब यहां पर देखो कि जो वेव चलती है वो वेव कैसे चलती है, कुछ इस तरीके से चलेगी, है ना, कुछ इस तरीके से चलेगी। तो देखिए कि ये y में कितना ऊपर जा रही है, ये y में कितना ऊपर जा रही है, इस y को दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, कि y में इसका विस्थापन कितना है, मतलब कितना ऊपर जा रही है और कितना नीचे जा रही है। बात समझ में आ रहा है कि ये जो है y, ये क्या बता रहा है कि y में विस्थापन कितने का हो रहा है। ये क्या बता रहा है कि y में विस्थापन कितने का हो रहा है। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात क्या कि ये a जो है, इस a को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, अधिकतम y। क्या होता है, अधिकतम y में विस्थापन। ये यहां से यहां तक ये अधिकतम विस्थापन है y में, इसी को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। आप x देखिए कि ये तरंग जो है तो y में बढ़ने के साथ साथ, ऊपर नीचे होने के साथ साथ आगे के तरफ भी बढ़ रही। पानी में हम अगर पत्थर गिराएंगे तो जो तरंग बनेगा वो ऊपर नीचे भी होता है और साथ साथ आगे भी बढ़ता जाता है। तो जितना ऊपर आया या जितना नीचे गया ये y में विस्थापन हुआ, और जितना आगे गया ये x बताता है, जिस x को हम लोग क्या बोलते हैं कि x में कितने का विस्थापन हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि आगे के तरफ जो बढ़ेगा तो x बदलेगा और ऊपर नीचे बढ़ेगा तो क्या बदलेगा, y बदलेगा। आप देखिए कि अधिकतम ऊंचाई एक कांस्टेंट है सबके लिए। ओमेगा के बारे में भी आप जानते हैं कि इसमें जो ओमेगा होता है, इस ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं सर्कुलर मोशन में, इसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। और ये कोणीय आवृत्ति का मान जो होता है ओमेगा इक्वल टू, ये आप जानते हैं कितना, 2 पाई एफ के बराबर में। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई इंटू 1 बाई कितना, टी। तो आप ओमेगा के लिए सीधे से यूज करेंगे यहां पर भी कितना, 2 पाई बाई टी। इस डाटा का हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट में भी बहुत बार यूज किए हैं। बात समझ में आ रहा है। और ये के जो है आपका, ये के, ये भी एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, जिसका वैल्यू कितना होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। अब देखिए कि ये लैम्डा क्या है, तो लैम्डा क्या है, तो किसी भी तरंग के द्वारा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो एक्स में विस्थापन हुआ, देखो यहां से यहां तक चला, एक साइकिल इसने अपना कंप्लीट किया, और इस एक साइकिल कंप्लीट करने में जो इसका विस्थापन हुआ एक्स दिशा में, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। बात क्या हुआ यहां, हाँ ये कितना होगा, ये 1/t। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को कितना लिखेंगे, 1/t। तो ओमेगा कितना, 2 पाई बाई टी, और के कितना, 2 पाई बाय लैम्डा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि यहां पर वेव का इक्वेशन भी है, आपको समझ में आ रहा है। ये सारी चीजें थी इंट्रोडक्शन किसकी, वेव की, कि कोई भी वेव चलेगा तो वेव का इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसमें हर एक टर्म y में विस्थापन, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, जो अधिकतम y में कितना विस्थापन हुआ है इसको दिखाती है। साइन को आप जान रहे हैं, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, इसका आप 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। ये भी एक कांस्टेंट है जो कितना, 2 पाई बाय
लैम्डा रखेंगे, और x क्या है, x में विस्थापन की कण कितना आगे की तरफ गया है, तरंग कितना आगे की तरफ गया है। तो तरंग के लिए हम लोग कई बार प्रैक्टिकल भाषा में कण का भी उपयोग करते हैं कि कण का ही संचरण हो रहा है। अब कहिएगा कि कण का संचरण का मतलब क्या, तो अगर तालाब में पत्थर फेंके और मान लो कि तालाब के सतह पर कोई पत्ता तैर रही है, तो पत्थर फेंकेंगे तो इस वेव के साथ साथ ये पत्ता भी ऊपर नीचे होगा और आगे भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये पत्ता को मान लीजिए कण, तो वेव में एक्चुअली हम लोग क्या देखते हैं, कण के गति को देखते हैं कि अगर वो पत्ता कण है तरंग में, तो पत्ता तरंग के साथ साथ ऊपर नीचे भी हो रहा है और उसके साथ साथ आगे पीछे भी हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये तरंग का जो ऊपर नीचे होना जो है, जो ऊपर और नीचे का जो विस्थापन है, इसी विस्थापन को हम लोग y के द्वारा दिखाएंगे, और जितना आगे के तरफ ये बढ़ रहा है, इस विस्थापन को किससे दिखाएंगे, x से दिखाएंगे। ओमेगा कोणीय आवृत्ति, और k क्या है, k भी एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना 2π/λ। बात समझ में आ रहा है। ये था तरंग। अब इस तरंग में देखो कि हम लोगों को पढ़ना है क्या, व्यतिकरण। हम लोगों को क्या पढ़ना है, व्यतिकरण। और व्यतिकरण देखिए हिंदी में बड़ी टफ टफ नाम आएगा, इसीलिए इसको आप जो है सो इंग्लिश में भी याद रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, हम लोग लाइट वेव का बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस का मतलब ही होता है कि किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रकाशिक तरंगों का मिलना। बात समझ में आ रहा है कि किसी भी माध्यम में जब दो या दो से अधिक प्रकाशिक तरंग मिलेगी, तो मिलने के बाद क्या होगा, मिलने के बाद क्या होगा, एक नया लाइट रे मिलेगा। दोनों के मिलने के बाद वो नया लाइट रे जो होगा, जो रिजल्ट आएगा, तो 2 मिला और एक नया निकला, 3 मिला और एक नया निकला। तो 3, 4, 5, 6 के मिलने से अगर कोई नया बनने की घटना है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में पढ़े होइएगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लाइट का सुपरपोजिशन, मिलने की घटना, ये क्या है, इंटरफेरेंस है। अब देखना कि यहां पर जिस हम लोग लाइट का बात करेंगे, ध्यान देना कि लाइट का बात करेंगे, हम लोग मान लेते हैं क्या कि यहां पर एक सोर्स है S1, एक स्रोत है, प्रकाशिक स्रोत है, कितना, S1। यहां पर हम लोग जिस भी प्रकाशिक स्रोत का बात करते हैं, उस सारे प्रकाशिक स्रोत का आवृत्ति एक जैसी। आवृत्ति कैसी, एक जैसी। जैसे मान लो कि हम लोग जो टॉर्च जलाते हैं, वो टॉर्च का अगर आप तरंग देखेंगे, तो टॉर्च का तरंग ऐसे निकलती है और ऐसे फैलती चली जाती है, चलती है कि नहीं। अगर इसको किरण के रूप में देखो तो ये कैसे चलती है, ऐसे। ये नहीं चलेगा अपने रिसर्च में। अपने रिसर्च में एक ऐसा प्रकाश का किरण चाहिए जो एक समान आवृत्ति से चले। जो कैसे चले, एक समान आवृत्ति से। कैसे, एकदम कांस्टेंट चले, ऐसे। तो कांस्टेंट चलने वाला मैं यहां पर एक बड़ा तरंग आपको दिखाया हूं, लेकिन ये तरंग अगर बहुत छोटा होगा, तो इस तरंग को लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, लेजर लाइट। लेजर लाइट देखे हो, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, जाओगे प्रोग्राम देखने, है कि नहीं, 30 रुपए में खरीदोगे और जलाओगे। अरे हम भी जलाते थे, मजाक नहीं कर रहे हैं, सुनो। तो ये क्या है, लेजर लाइट। अब लेजर लाइट से क्या होगा, जो प्रकाश की किरण निकलती है वो एकदम सीधी किरण निकलती है, वो कभी फैलती नहीं है। तो इसका आवृत्ति हमेशा कैसा रहेगा, एक जैसा। तो जिस प्रकाशिक तरंग का या जिस प्रकाशिक स्रोत का प्रकाश की निकलने वाली आवृत्ति जो है, निकलने वाली प्रकाश की आवृत्ति अगर हर जगह एक जैसा रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अगर ओमेगा को कर दें क्या, फिक्स, ओमेगा बदलेगा नहीं। ओमेगा अगर नहीं बदलेगा तो ऐसे प्रकाश के स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, कोहेरेंट सोर्स। बस याद रखना कि प्रकाश का जितना भी एक्सपेरिमेंट तुमको तरंग के रूप में करना है, वो किसके लिए करना है, कोहेरेंट सोर्स के लिए। बात समझ में आ रहा है। परीक्षा में भी लिखना हो तो खाली सोर्स को स्रोत करना, बाकी कोहेरेंट ही लिखना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कोहेरेंट सोर्स के लिए क्या बोले कि ओमेगा एक समान, मतलब सोर्स कैसा, कोहेरेंट। सोर्स अगर नॉन कोहेरेंट की होगा, आवृत्ति बदलने वाली होगी, तो क्या असर पड़ेगा, इस पर हम लोग बाद में जाएंगे। बस अभी बात यह आप जानिए क्या कि अगर कोई भी प्रकाशिक तरंग का ओमेगा एक जैसा है, ओमेगा नहीं बदल रहा है, इसका मतलब जो यह प्रकाशिक स्रोत है ये कैसा है, कोहेरेंट सोर्स है। और कोहेरेंट सोर्स का एग्जांपल मैंने क्या दिया, लेजर लाइट। बात समझ में आ रहा है। लेजर लाइट की आवृत्ति कभी बदलती नहीं है, हमेशा एक जैसे सीधे चलती है।
लेकिन टॉर्च जलाएंगे ऐसे चलेगा, थोड़ा दूर जाने के बाद खत्म। लेकिन लेजर लाइट अपने साइज के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट दूरी तक प्रकाश के किरणों को भेजती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब देखिए कि यहां पर हम लोग मान लेते हैं क्या, हम लोग यहां पर मान लेते हैं क्या कि अपने पास एक स्रोत है और इस स्रोत में जो प्रकाश की तरंग चल रही है y1 इक्वल टू ये चल रही है a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx। बात समझ में आ रहा है? यहां पर एक हम लोग मान लेते हैं क्या कि एक दूसरा स्रोत है, इस स्रोत का नाम है क्या S2। अब ये दूसरा स्रोत से जो प्रकाश निकल रही है इसका इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी और प्लस कितना kx। देखो कि ओमेगा टी और kx को मैंने नहीं बदला है इसीलिए कि ये दोनों स्रोत के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों स्रोत अभी जो है एक ही पोजीशन पे x के लाइन पर है, नहीं है तो इसको समेट के लगा दो। दोनों स्रोत क्या है एक ही लाइन पर है, मतलब पोजीशन x एक जैसा और टाइम भी एक ही है। अभी मैं टाइम को काउंट करना शुरू नहीं किया। अगर एक ही समय पे इस दोनों प्रकाश के स्रोत निकले और मान लीजिए कि इधर कहीं एक पॉइंट है P, इधर कहीं है क्या एक पॉइंट P, तो इस P पॉइंट पर अगर चलेगी, अगर ये प्रकाश की किरण यहां से इस स्रोत से प्रकाश की किरण निकले तरंग के रूप में और इस P पॉइंट पर आकर के मिले, तो देखो तो यहां से जब हम लोग आगे जाएंगे, यहां से हम लोग आगे जाएंगे तो प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन x में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? x में परिवर्तन होगा। हमने क्या बोला है आपको कि अपना सोर्स जो है वो कोहेरेंट सोर्स है, आगे पीछे कहीं भी जाने से इसकी आवृत्ति बदलेगी नहीं और टाइम के साथ साथ बदलेगा क्या, तो बदलेगा केवल x में इसका विस्थापन, जो जितना दूर चलेगा उसका x उतना ही ज्यादा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां आने के बाद अगर इस तरंग का हम इक्वेशन लिखना चाहें तो इस तरंग का जो इक्वेशन हो जाएगा y1 इक्वल टू, देखो इसका एम्पलीट्यूड भी नहीं बदल रहा है, साइन ओमेगा भी नहीं बदल रहा है, टाइम के साथ ये बदलता ही रहेगा, प्लस के भी कांस्टेंट ये भी नहीं बदलेगा। लेकिन यहां पर अगर डिस्टेंस ये x पर था और यहां से चलते 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 ये डिस्टेंस आ गया x1, मान लो कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है कितना x1, तो x1 तक जो चलेगा तो इस इक्वेशन को हम लोग कितना लिखेंगे ओमेगा के x1। x विस्थापन था तो x लिखते थे, अब x1 विस्थापन है x में तो कितना लिखेंगे x1 लिखेंगे। हर जगह पर इक्वेशन का मान में केवल x का मान बदल रहा है। मान लीजिए कि कोई प्रकाश की तरंग यहां से निकली सोर्स S2 से और ये चलते 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 पहुंच गई फिर से यहां, तो चलते चलते पहुंच गई यहां पर और मान लीजिए कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है कितना x2। तो इस बिंदु पर अगर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे P पर इसका, तो क्या लिखेंगे y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी के जगह पर ओमेगा टी और प्लस k और विस्थापन अब की बार कितना x2, क्योंकि ये ज्यादा दूरी तय किया है तो इसका विस्थापन भी क्या हो जाएगा ज्यादा। अब देखो कि अब जब ये दोनों तरंग मिलेगा तो इस P पॉइंट पर से एक नया निकलेगा जिसका नाम हम लोग क्या देंगे y नेट। इस दोनों के मिलने से एक जो रिजल्टेंट बना उसका नाम क्या देंगे y नेट, और इस y नेट का जो इक्वेशन होगा ये होगा कुछ a नेट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ कुछ कुछ, ये फेज हमको अभी पता नहीं है। आपको मैं ये भी बताया हूं क्या, आपको मैं ये भी बताया हूं क्या कि किसी भी इक्वेशन में ये जो एंगल लगा हुआ है इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं फेज, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कला। बात समझ में आ रहा है ना? जो एंगल लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे फेज और उसको हिंदी में क्या बोलेंगे कला। अब देखो जरा सा ध्यान से देखना, कि ध्यान से देखना क्या कि अगर मान लो कि यहां पर एक पार्टिकल P है और इस पार्टिकल में हम इधर से एक रस्सी बांधे, बात समझ में आ रहा है, और हम अगर इधर से एक रस्सी बांधे और इस रस्सी को अगर इधर से हम झटका देंगे तो ये वेव के जैसे चलेगा कि नहीं। इस पार्टिकल को मान लो कि ये ऊपर ले जाना चाहा y1 से, इस पार्टिकल को ये किधर चाहा ऊपर ले जाना y1 से, और इधर से भी एक आदमी झटका दिया और ये भी क्या चाहा कि पार्टिकल को हम ऊपर ले जाना चाहे कितना से, दोनों ही स्थिति में पार्टिकल किधर जाना चाह रही है, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका जो y नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा y1 प्लस। लेकिन दूसरे केस में ऐसे सोचिए आप कि अगर एक आदमी इस पार्टिकल को जो है सो रस्सी से पकड़ा है
और ये चाह रहा है इसको हम ले जाएं y1 ऊपर, और दूसरा आदमी जो चाह रहा है ये चाह रहा है कि हम इसको ले जाएं कितना, y1 नीचे। तो इस समय में जो आप y नेट लिखिएगा, ये कितना लिखिएगा, y1 और माइनस कितना, अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। ओवरऑल सर इसको हम लिखे कैसे, ओवरऑल हम इसको लिखें कैसे, तो इस चीज को लिखने के लिए आओ तुम आगे और हम तुमको दिखाते हैं कि कैसे इसको वेव में समझना है। देखो मान लो कि ये जो है सो यहां से हम अब वेव के फॉर्म में इसको दिखा रहे हैं, ये है x और ये है y। ध्यान देना, पहला तरंग जो है, ये पहला तरंग जो है आपका, ये पहला तरंग है ऐसे, पहला तरंग है कैसे, पहला तरंग जो है आपका, ये पहला तरंग मान लीजिए कि है कुछ ऐसा, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इसका जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है कितना, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1। ये जो है आपका, ये क्या है, पहला इक्वेशन है और पहला वेव है। और एक ही टाइम पे यहां से एक दूसरा वेव भी चल रहा है। जो दूसरा वेव है आपका, ये दूसरा वेव चला ऐसे और ये आ गया ऐसे। इस वेव का जो इक्वेशन है आपको दिया हुआ, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2। आप ध्यान से देखिए कि ये जो हम लोगों ने लिखा है kx1 और kx2, ये थोड़ा सा अल्टरनेटिंग करंट में जैसे सोचते थे। फेज डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो का मतलब तरंग एक साथ शुरू होगा, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ मिनिमम। तो ये दोनों तरंग भी जो है, ये दोनों तरंग एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ मिनिमम। इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब क्या, कि इस दोनों का जो फेज होना चाहिए, इसका भी x होना चाहिए और इसका भी कितना होना चाहिए, दोनों एक साथ विस्थापित हो रहा है, तो दोनों का फेज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन देखो कि हम चाह रहे हैं क्या, कि ये वाला जो है, ये वाला जो है, तो इसको ऊपर ले जाना चाह रही है कितना, y1, और ये वाला जो है, सो इसको ऊपर ले जाना चाह रही है कितनी, y2। तो जो ये नेट ऊपर की तरफ जाएगा, जो ये कहानी नेट ऊपर की तरफ जाएगा, ये नेट ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, ये देखना जरा सा, कि ये जो नेट ऊपर की तरफ जाएगा, ये नेट ऊपर की तरफ जाएगा कैसे, तो ये देखिए कि दोनों मिलके इसको और अधिक ऊपर लेके चला जाएगा। तो और अधिक ऊपर लेके जाएगा, तो जो रिजल्टिंग होगा, ये रिजल्टिंग होगा कुछ इस तरह का, कि ये दोनों मिलके इसको और अधिक एम्पलीट्यूड का बना देगा। और अगर हम इसका, अगर हम लोग क्या करें कि इसका जो है सो हाइट मान ले कितना, कि ये जो है कितना है, y नेट है, तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या, y नेट इक्वल टू y1 प्लस कितना, y2 वेक्टर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए कि ये है आपका y1 जो कि बड़ा है, प्लस ये है आपका y2 जो कि इससे क्या है, छोटा है। दोनों मिला तो जो आपका y नेट मिला, ये दोनों से बड़ा है, और दोनों से बड़ा है तो ये y नेट जो है, ये आपका किसके बराबर में हो गया, y1 प्लस y2 के बराबर में। यहां तुम देखो कि जब डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो एक डायरेक्शन में तो ऐड हो गया है फोर्स के जैसे, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो गया फोर्स के जैसे, वेक्टर के जैसे। मतलब अगर डायरेक्शन सेम रहे या अपोजिट रहे, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वेक्टर में लिख देंगे तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभी से y को कैसे में लिखेंगे, वेक्टर में लिखेंगे। दो वेव था, एक ही फेज में चल रहा था, एक ही फेज में चल रहा था, दोनों एक साथ मैक्सिमम हुआ, दोनों एक साथ मिनिमम हुआ। इसका मतलब अगर इसको उठाना चाह रहा है तो दोनों ही उठाना चाह रहा है, अगर गिराना चाह रहा है तो दोनों ही गिराना चाह रहा है। तो उठाना चाह रहा है तो दोनों उठाना चाह रहा है, एक y1 और दूसरा y2, दोनों मिलके कुछ ज्यादा ही उठा देगा। गिराना चाह रहा है तो दोनों ही गिरा रहा है, दोनों मिलके कुछ ज्यादा ही गिरा देगा। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा आपका, y नेट। और इस y नेट का इक्वेशन क्या होगा, a नेट साइन ओमेगा टी प्लस kx, साइन ओमेगा टी प्लस कितना, kx। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। वेक्टर के जैसे ही इसको क्या करना है, आपको लिखना है। दूसरी चीज आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि यहां पर ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, और एक इसमें जो प्रकाश की तरंग है ये चल रही है कुछ ऐसे, ये चल रही है कुछ ऐसे। इसका इक्वेशन आप मान लीजिए कितना, इसका इक्वेशन है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस कितना,
के एक्स। बात समझ में आ रहा है। और एक जो है तो एक जो है सो ऐसे चल रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसका जो है सो इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं कितना, किसका इक्वेशन जो है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना के एक्स। दो इक्वेशन है। एक चाह रही है क्या पार्टिकल को कि हम y1 ऊपर ले जाएं, और एक क्या चाह रही है पार्टिकल को कि हम y2 किधर ले जाएं, नीचे ले जाएं। तो एक चाह रहा है कि मान लो हम 5 मीटर ऊपर ले जाएं, और दूसरा चाह रहा है कि हम 3 मीटर नीचे ले जाएं। ओवरऑल पार्टिकल पर क्या होगा, 2 मीटर ऊपर जाएगा। एक चाह रहा है ज्यादा ऊपर करना, एक चाह रहा है कम नीचे करना। तो 5 मीटर ये ऊपर करेगा तब तक ये 3 मीटर क्या कर देगा, ओवरऑल ये 2 मीटर किधर रहेगा। तो इस दोनों का जो आपका रिजल्टिंग वेव बनेगा, इस दोनों का जो आपका रिजल्टिंग वेव बनेगा, ये दोनों से छोटा बनेगा और कुछ इस तरह का बनेगा। और यही जो आपका हो जाएगा क्या, वाई नेट इक्वल टू ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस कितना के एक्स। अब देखो कि इस सारे में हम देख क्या रहे हैं कि यहां पर ये था y1 जो ऊपर के तरफ था ज्यादा, प्लस ये था y2 जो नीचे के तरफ था छोटा। ओवरऑल हमको क्या मिला, y नेट मिला। और ये जो y नेट मिला ये भी किसके बराबर में, y1 प्लस y2 के वेक्टर सम के बराबर। इसका मतलब कि अगर हमको दो वेव को जोड़ना है तो हम लोग वेक्टर के जैसे ही जोड़ेंगे जैसे अल्टरनेटिंग करंट में जोड़ते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दो वेव को अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर के जैसे जोड़ेंगे, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहां से, अब फिर से हम लोग आते हैं पहले वाले कहानी पे। पहले वाले कहानी पे कहां आते हैं कि भाई अपने पास दो सोर्स था, लाइट सोर्स। एक सोर्स का नाम हम लोग क्या रखे, S1, और एक सोर्स का नाम हम लोग क्या रखे, S2। यहां से जो है तो कुछ दूरी पर एक पॉइंट था जिस पॉइंट का नाम था कितना, P। इस पॉइंट P के बारे में कह रहा है कि जो आपका S1P है ये कितना है, x1 डिस्टेंस है, और जो आपका S2 से लेकर के P तक का डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं कितना, x2 डिस्टेंस है। तो सोर्स 1 से जो लाइट वेव निकल रहा है, इस लाइट वेव का इक्वेशन आप मान लीजिए कितना कि y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है। ये पहला रनर है, दोनों का फ्रीक्वेंसी और डिस्प्लेसमेंट अभी सेम है। यहां पर जो दूसरा सोर्स है ये है कितना, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना के एक्स, दोनों अभी सेम है। अब तुम देखो यहां से कि जब ये लाइट वेव यहां से चलेगी, तो जब ये लाइट वेव यहां से P तक चलेगी तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, x1। और यहां से यहां तक आने में इसका एम्पलीट्यूड भी नहीं बदलेगा, इसका ओमेगा भी नहीं बदलेगा, इसका के भी नहीं बदलेगा, केवल क्या बदला है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन बदला है। तो इस P पॉइंट पर आने के बाद इस वेव का जो इक्वेशन हो जाएगा, इस वेव का जो इक्वेशन हो जाएगा y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और प्लस कितना के एक्स 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं। उसी तरह से यहां से भी एक लाइट वेव चलेगी और यहां से भी जो ये लाइट वेव चलेगी तो चलते 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 पहुंच गई कहां पर, P पॉइंट पर। ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, x2। तो यहां पर आने के बाद जो इसका इक्वेशन हो जाएगा, जो इसका इक्वेशन हो जाएगा y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी और माइनस प्लस कितना के एक्स 2। बात समझ में आ रही कि नहीं। देखिए यहां पर दोनों सेम फेज में था, लेकिन यहां पर आते आते इसका डिस्टेंस अलग ट्रेवल हुआ, यहां पर आते आते इसका डिस्टेंस अलग ट्रेवल हुआ, दोनों का फेज क्या हो गया, बदल गया। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे किस चीज का, फेज डिफरेंस का, अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे किसका, फेज डिफरेंस का। और फेज डिफरेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, फेज डिफरेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, फाई से डिनोट करते हैं और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कला का अंतर यानी कलांतर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो अपने पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में जो एक इक्वेशन है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 और y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी और प्लस कितना के x2। आप इसमें ये बताइए मुझे कि दोनों के लिए ओमेगा सेम टी सेम, ओमेगा सेम टी सेम, के सेम x1 और x2 अलग। तो x1 छोटा, इसका मतलब इसका फेज छोटा,
और x2 बड़ा है, इसका मतलब इसका फेज क्या, तुम देखो कि x1 यहां से यहां तक ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जबकि यहां से यहां तक में इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो x2 बड़ा है तो इसीलिए उसका फेज भी क्या है, बड़ा है। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए अगर हम लोगों को चाहिए फाई इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले के फेज में से पहले वाले का फेज क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो देखिए कि फेज डिफरेंस दूसरे वाले का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू और माइनस ओमेगा टी प्लस कितना, के एक्स वन। जरा सा सॉल्व करिए, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी और माइनस कितना, के एक्स, माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी गया, बचा कितना आपके पास, के एक्स टू माइनस कितना, के एक्स वन। और यहां से अगर आप फेज डिफरेंस लिखेंगे, इस फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई लिखिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। डिफरेंस को हम लोग हमेशा डेल्टा से डिनोट करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब देखो कि अगर यहां से डेल्टा फाई लिखोगे, ये कॉमन कर लो, कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, और यहां से फेज डिफरेंस जो फाई इक्वल टू आएगा k टाइम्स कितना, डेल्टा x। x2 माइनस x1 को हम लोग क्या बोल दिए, डेल्टा x। यहां से आप ये भी बात देखिए कि हम लोग जानते हैं क्या कि अगर डेल्टा फाई का बात करें तो k के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये k कितना होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो कि जो ये डेल्टा फाई है, ये डेल्टा फाई है तुम्हारा क्या, कला का अंतर, कलांतर, और ये डेल्टा एक्स जो है ये है पथ का अंतर, और इसको क्या बोलते हैं, पथांतर। इसको बोलते हैं क्या, पाथ डिफरेंस। देखिए ध्यान से, डेल्टा एक्स क्या है, x2 माइनस x1। पहला वाला वेव x1 दूरी चला 3 किलोमीटर, दूसरा वाला वेव x2 डिस्टेंस चला 5 किलोमीटर, दोनों का अंतर कितना, 5 माइनस 3 2 किलोमीटर। तो पथ की लंबाई में जो अंतर है उसे क्या बोलेंगे, पथांतर। और पथांतर को क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 और डेल्टा x के बराबर में। और अगर आप यहीं से देखिए कि हमको डेल्टा x लिखने का मन करे, डेल्टा x लिखने का मन करे, तो लैम्डा बाय 2 पाई इधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई और डेल्टा फाई के बराबर में। इतना चीज समझ में आ गया। अब देखो एक सवाल और उठता है क्या कि सर ओमेगा हर जगह सेम ही क्यों लिया जाए, इस बात को अब फील करने का टाइम आ गया, इस बात को अब फील करने का टाइम आ गया है। बात समझ में आ रहा है। तो अभी बस आप इतना जानिए कि पथांतर कितना, डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई इक्वल टू कितना, 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज आएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि तुमको क्या बोले, अब तुमको बोले हैं क्या कि जितने भी वेव हैं सबको कैसे जोड़ना है, वेक्टर के जैसे। अब हमारा काम है कि इस y1 और y2 का रिजल्टेंट निकालना। बात समझ में आ रहा है। तो रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे, वेक्टर के जैसे। अब वेक्टर के जैसे निकालेंगे तो वेक्टर के जैसे रिजल्टेंट निकालने के लिए आप देखिए कि आपके पास है क्या चीज, तो y1 इक्वल टू है a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, और y2 इक्वल टू है कितना, a2 साइन ओमेगा टी और प्लस कितना, के एक्स टू। ये जो मैक्सिमम ऊपर जाएगा ये कितना जाएगा, a1 ऊपर जाएगा, और दूसरा वाला जो मैक्सिमम ऊपर जाएगा वो कितना जाएगा, a2 जाएगा। आप सीधे सीधे देखिए कि फेज डिफरेंस इसका ज्यादा है, इसका कम है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, 5। तो अगर 5 है तो अगर हम इसमें से एक वेक्टर को बोल दें a1 और एक वेक्टर को हम दूसरे को बोल दें क्या, a2, एक वेक्टर को हम क्या बोल दें a1 और दूसरे को हम क्या बोल दें a2, तो आप ध्यान से देखिए कि a1 और a2 में आगे कौन चल रहा है, तो जो बड़ा है, जिसका फेज बड़ा है वो आगे चल रहा है। तो आगे चल रहा है a2, तो इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, और इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 5। अब देखिए कि इसी दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, यही रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट होगा। तो इस दोनों का अगर हमको रिजल्टेंट लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लगाएंगे। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि भाई दोनों वेक्टर को कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, यही डायगोनल क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिजल्टेंट हो जाएगा। और इसी रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ए नेट, नेट एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रहा है।
ए नेट नेट एम्पलीट्यूड। अब नेट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको भैया फॉर्मूला निश्चित रूप से पता होगा। अगर वेक्टर एडिशन आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा तो फॉर्मूला पता होगा क्या, कि हम लोग जो आर लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और आपको यह भी पता होगा कि वेक्टर में हम लोग tan अल्फा निकालते थे। tan अल्फा कितना लिखते थे, tan अल्फा कितना लिखते थे, tan अल्फा लिखते थे कितना, b साइन थीटा और बाय a प्लस बी कॉस थीटा। कब, जब ये वेक्टर होता था a, ये वेक्टर होता था b और दोनों के बीच का एंगल होता था कितना, कितना बात समझ में आ रहा है। तो देखो ये वेक्टर है a, ये वेक्टर है b और दोनों के बीच का एंगल है कितना, थीटा 5। तो अगर यहां पर हमको a नेट लिखना है, तो अगर यहां पर हमको a नेट लिखना है तो a नेट इक्वल टू कितना लिखेंगे, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos दोनों के बीच का एंगल कितना। अब देखिए कि ये चीज जो हो गई, ये चीज जो हो गई, ये क्या हो गई, नेट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन हो गई। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि नेट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन होगी तो इसका फेज कितना है, तो मान लो कि यहां से यहां तक का जो एंगल है ये है कितना, थीटा। तो थीटा अगर ये है एंगल, अगर ये एंगल है थीटा, तो हम लोग अगर tan थीटा लिखना चाहेंगे, अगर हम लोग यहां से tan थीटा लिखना चाहेंगे तो ये बताओ कि tan थीटा बराबर कितना लिखते हैं, b साइन थीटा। तो b की जगह है a2, तो कितना लिखेंगे, a2 साइन 5 और अपॉन कितना लिखते हैं, a प्लस, यानी कि a1 प्लस a2 कितना, cos 5। देखिए कि दो इक्वेशन अगर हमारे पास वेव का दिया हुआ है, तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब a1 a2 गिवन है और दोनों का फेज गिवन है, तो फेज डिफरेंस 5 ही गिवन है। तो अगर a1 पता हो, a2 पता हो और 5 पता हो तो थीटा निकल जाएगा। अब थीटा निकल जाएगा तो इस दोनों का जो फेज निकालेंगे, तो a नेट निकालने के लिए हम a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos 5 लगा लेंगे। और इसका फेज कितना है, तो देखो a1 के फेज से थीटा एंगल आगे चल रहा है a नेट, a1 के फेज से कितना एंगल आगे चल रहा है, थीटा एंगल आगे चल रहा है a नेट। मतलब कि हम अगर a नेट लिखना चाहे यहां से y नेट, तो y नेट इक्वल टू लिखेंगे कितना, a नेट, साइन के जगह पर साइन, a1 का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस के x1 और a1 से कितना आगे चल रहा है a नेट, थीटा एंगल, तो प्लस क्या करेंगे, यही हो जाएगा क्या, रिजल्टेंट इक्वेशन का इक्वेशन, जिसको मैंने यहां पर छोड़ा था खाली, जिसको मैंने यहां पर क्या छोड़ा था, खाली। बात समझ में आ रहा है कि दो या दो से अधिक वेव मिला, मिलने के बाद जो रिजल्टेंट बना, रिजल्टेंट का इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। हमको ए नेट निकालना था और हमको इसका फेज निकालना था। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले तो इंडिविजुअल देखा कि फीलिंग क्या है इसकी, एक साथ दोनों ऊपर उठाना चाह रहा है और इसमें क्या चाह रहा है कि एक साथ दोनों नीचे गिराना चाह रहा है। तो एक साथ दोनों ऊपर उठाना चाह रहा है तो दोनों जुट जाएगा, वेक्टर सम। एक ऊपर उठाना चाह रहा है, एक नीचे गिराना चाह रहा है, फिर भी वेक्टर सम। कहने का मतलब वेव का इंटरफेरेंस इज नथिंग, कुछ है ही नहीं, ये है क्या, वेक्टर सम है। वेक्टर सम है, सुपरपोजिशन है कि जब दो या दो से अधिक चीज मिलेगा तो सबको हम लोग वेक्टर सम के रूप में ले लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 रहेगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3, 4 रहेगा तो y4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब इसको लगाए भैया, वेक्टर सम लगाए, तो देखे कि ये सिचुएशन था। अब जो यहां से ये रिजल्टिंग वेव निकलेगा, अब देखो कि अब जो यहां से ये रिजल्टिंग वेव निकलेगा, इस रिजल्टिंग वेव का इक्वेशन कितना होगा, y नेट इक्वल टू a नेट साइन ओमेगा टी प्लस kx1 और प्लस कितना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। यही है क्या, इंटरफेरेंस। अब देखो कि इंटरफेरेंस में ये चीज तुमको देखे कि पाथ डिफरेंस कैसे निकालना है, फेज डिफरेंस कैसे निकालना है। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन है, 4 ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए ये ध्यान में रखना है। पाथ डिफरेंस देखे, फेज डिफरेंस देखे, फेज डिफरेंस का क्या, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल निकाले तो देखे भैया, एक वेक्टर है a1, एक वेक्टर है a2, a1 से ज्यादा एंगल पर है a2, क्यों कि x2 ज्यादा है, तो ज्यादा एंगल पर है, कितना एंगल ज्यादा है, 5 एंगल ज्यादा है, जितना फेज का डिफरेंस है। दोनों का रिजल्टेंट निकाले, a नेट निकल गया, थीटा निकल गया, तो ये फेज भी निकल गया
और ये काम भी हो गया, यहां पर फाई नहीं, यहां पर होगा क्या, थीटा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये है किसका, इक्वेशन एम्पलीट्यूड के टर्म में इंटरफेरेंस का। अब देखो मैं तुमको क्या बोला था कि अगर मान लो कि ओमेगा भी डिफरेंट रहे, अगर ओमेगा भी क्या रहे, डिफरेंट रहे, तो देखो कि अगर ओमेगा डिफरेंट रहेगा, तो ओमेगा डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, यदि नॉन कोहेरेंट सोर्स रहे, यदि नॉन कोहेरेंट सोर्स रहे, तो नॉन कोहेरेंट सोर्स रहे, इसका मतलब जो ओमेगा रहेगा ये कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ओमेगा कैसा रहेगा, डिफरेंट। अब मान लीजिए क्या कि एक इक्वेशन दिया हुआ है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t और प्लस कितना kx1। बात समझ में आ रहा है? और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2t और प्लस कितना kx2। तो अब देखो कि अगर यहां पर फेज डिफरेंस फाई लिखोगे तो फाई बराबर कितना लिखोगे, ओमेगा 2t प्लस kx2 और माइनस ओमेगा 1t और प्लस कितना kx1। इसके फेज में से इसके फेज को क्या किया, घटा दिए। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा कितना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी और प्लस डाल लीजिए तो हो जाएगा kx2 माइनस कितना x1। देखिए कि इसका जो फेज डिफरेंस है ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, जबकि सेम फेज में अगर था, कोहेरेंट सोर्स था, तो ये टर्म ही खत्म हो गया था, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था। अब टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या, फेज डिफरेंस। ध्यान देना कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है क्या, फेज डिफरेंस, और यहां पर देखो कि फेज डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है कौन, एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब टाइम पर फाई डिपेंड कर रहा है, फाई पर ए डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बदलेगा फाई बदलेगा, और फाई बदलेगा तो ए भी क्या होगा, तो ए बदलेगा तो कभी ए एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम होगा और एक ही पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा। टाइम बदलेगा तो जब फाई का वैल्यू मैक्सिमम तो ए भी क्या, जब फाई का वैल्यू मिनिमम तो ए भी क्या। मतलब एक ही पॉइंट पे लाइट कभी बहुत चमकीला हो जाएगा तो कभी बहुत डार्क हो जाएगा, कभी बहुत चमकीला हो जाएगा कभी बहुत डार्क हो जाएगा, और ये इतना फास्ट प्रोसेस है कि अपन डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टडी क्या करेंगे, कुछ नहीं स्टडी करेंगे। तो स्टडी में कुछ ऐसा चीज लाएं जिससे ये टाइम पर डिपेंड ना करे। तो टाइम पर डिपेंड नहीं करने के लिए अपने को सोर्स कैसा लेना पड़ेगा, अपने को सोर्स लेना पड़ेगा कोहेरेंट सोर्स, जिसमें ओमेगा का वैल्यू क्या हो, सेम हो, और ओमेगा का वैल्यू सेम होगा। तो आप देखिए कि फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब एक जगह अगर ब्राइट बना तो हमेशा के लिए ब्राइट रहेगा, एक जगह अगर डार्क बना तो हमेशा के लिए क्या रहेगा, डार्क रहेगा। इसीलिए हम लोग जो स्टडी करते हैं वो किसका करते हैं, केवल कोहेरेंट सोर्स का बात करते हैं। यहां पर जो है सो जो फाई का मान है, ये फाई का मान जो है सो टी पर निर्भर कर रहा है। फाई का मान किस किस पर निर्भर कर रहा है, टी पर निर्भर कर रहा है, टी पर निर्भर कर रहा है। और टी पर जब निर्भर कर रहा है भैया, इसका मतलब क्या हुआ कि फाई जो है, तो फाई का मान जो है, तो ए नेट का मान जो है, आप देखिए यहां से ए नेट जो है ये फाई पर निर्भर करता है। फाई पर क्या करता है, निर्भर करता है। अतः काम क्या हुआ, अतः टी के साथ, अतः टी के साथ जो है तो ए नेट का मान भी क्या होगा, ए नेट का मान भी बदलेगा। और ए नेट का मान बदलेगा जो हम नहीं चाह रहे हैं कि बदले। तो हम नहीं चाह रहे हैं तो सोर्स कैसा लेंगे, कोहेरेंट लेंगे, ना कि नॉन कोहेरेंट लेंगे। बात समझ में आ रहा है? आप लोग बात कर रहे थे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर है आप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बस एक लाइन का यूज करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कितने लाइन का यूज करना है, एक लाइन का यूज करना है, और चैप्टर को पढ़ना नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और वो एक लाइन क्या है जो अभी रटवाते हैं तुमको। एक लाइन है क्या, वो कहता क्या है, ध्यान देना। एक लाइन है जो कहता क्या है, तो अभी देखिए कि अभी तक अपने पास है क्या सब, अभी तक अपने पास जो है सो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स कितना, डेल्टा एक्स। एक चीज ये है ना। एक तुम्हारे पास क्या है कि जो ए नेट का स्क्वायर है वो कितना है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस कितना फाई।
बात समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां से कि एक इक्वेशन है जो इंटेंसिटी में और एम्पलीट्यूड में रिलेशन बताता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर का बात है। बस एक फॉर्मूला देखिए और काम को आगे बढ़ाइए। वो फॉर्मूला क्या है देखना। ये फॉर्मूला कहता है क्या कि जो इंटेंसिटी होता है आई, जो इंटेंसिटी होता है आई, जिसको आप प्रकाशिक तीव्रता कह सकते हैं, ये होता है कितना? 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो भी के बराबर में। अब देखिए यहां टर्म क्या क्या है। आई जो है, ये आई जो है इसको आप बोलेंगे क्या? प्रकाशिक तीव्रता। तभी तुमको फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 क्वांटिटी में से एक ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मिला होगा। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी सबसे 7वां, जिसका यूनिट कैंडेला होता था, वो यही है प्रकाशिक तीव्रता। बात समझ में आ रहा है? ये 2 पाई को आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी को आप जानते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। आप ए को जानते हैं कि ए जो है ये क्या है? एम्पलीट्यूड 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो भी। ये ए जो है इसको क्या बोलते हैं आप? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और आप रो जो है, रो को आप जानिए घनत्व। किसका? तो माध्यम का घनत्व, जिस माध्यम में ये संचरण कर रही है। और भी को आप जानिए कि ये जो है क्या? स्पीड है। तो आप बताइए कि अगर माध्यम हम फिक्स कर दें, अगर हम माध्यम को फिक्स कर दें तो माध्यम का घनत्व फिक्स, उस माध्यम में प्रकाश का चाल भी क्या? कांस्टेंट। एफ का मान हम लोग कांस्टेंट ले ही रहे हैं क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट ले रहे हैं। ओमेगा इक्वल टू कितना भैया? 2 पाई एफ। तो एफ इक्वल टू कितना? ओमेगा बटा 2 पाई। तो ओमेगा तो हम लोग कोहेरेंट के लिए फिक्स ले ही रहे हैं, और 2 पाई का मान भी क्या? मतलब एफ भी क्या? कांस्टेंट, और 2 पाई भी क्या? सारा कांस्टेंट। मतलब इंटेंसिटी बदलेगा तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? बदलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि इस पूरा इक्वेशन से आप एक लाइन में ये चीज लिखेंगे क्या कि I इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट इंटू ए स्क्वायर, जहां पर के बराबर है कितना? 2 पाई एफ स्क्वायर रो भी। सारा कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, ए एफ स्क्वायर कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, सब कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट लिख दिए क्या? के। अब यहां से देखो कि I को जो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और तुम ये देखो कि अगर हम ए स्क्वायर को लिखें तो इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए लिखेंगे, और अगर हम ए लिखें तो प्रोपोर्शनल रूट आई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। मतलब जहां ए स्क्वायर है भैया वहां पर आई लिखा जा सकता है, जहां पर ए स्क्वायर है वहां पर आई लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब आई लिखा जा सकता है ए स्क्वायर के जगह पर, तो आप देखिए कि अगर ये चीज है तो हम लोग ए नेट के स्क्वायर को, ए नेट के स्क्वायर को आप देखिए कि ए नेट के स्क्वायर को जो है सो हम लोग आई नेट अब बट्टा के लिख सकते हैं कि नहीं? के को इधर ले आओ, ए स्क्वायर इक्वल टू आई बाय के। तो ए नेट के स्क्वायर को आई नेट बट्टा के लिख सकते हैं, ए वन के स्क्वायर को आई वन बट्टा के लिख सकते हैं, और ए टू के स्क्वायर को जो है सो आई टू बट्टा के लिख सकते हैं कि नहीं? सब वैल्यू को इसमें पुट कर दो। सब वैल्यू को जब इसमें पुट करोगे तो देखो ये इक्वेशन है तुम्हारा क्या? ए नेट का स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वन ए टू कॉस कितना? 5। देखिए ए नेट के स्क्वायर के जगह पर कितना लिखेंगे? ए वन के स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे? ए टू के जगह पर क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स आप देखते रहिए कि 2 टाइम्स ए वन के जगह पर तो ए प्रोपोर्शनल रूट आई है ना? यानी कि अगर ए लिखेंगे यहां से तो ए इक्वल टू के टाइम्स रूट अंडर आई लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये रूट अंदर जाएगा, ठीक ना? ये जो है यहीं से देख लो ना, यहीं से, यहां से देख लो कि यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखोगे? आई बाय के। तो ए इक्वल टू कितना लिखोगे? रूट अंडर आई बाय कितना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज तो अगर ए को लिखना है तो आई बाय के लिखेंगे, तो ए वन को हम लोग रूट अंडर आई वन अपॉन के लिखेंगे कि नहीं? और ए टू को हम लोग रूट अंडर आई टू अपॉन के लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। और कॉस फाई के जगह पर कितना? तुम ध्यान से देखो
कि तुम ध्यान से देखो, इधर के लिखना छोड़ दिया सब जगह, इधर के सब जगह। अब देखिए कि ये रूट के और रूट के मिलके भी के हो जाएगा, सब नीचे वाला के कॉमन होके इस के साथ कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर I1 I2 और कितना cos फाई। तो अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में इक्वेशन पूछे तो एम्पलीट्यूड के टर्म में इक्वेशन पूछे तो ये वाला इक्वेशन लिखना, और अगर इंटेंसिटी के टर्म में पूछे तो ये वाला इक्वेशन लिखना। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसमें I1 I2 आपको पता है कि पहले वेव का तीव्रता कितना होगा, दूसरे वेव का तीव्रता कितना होगा I1 I2, और फेज डिफरेंस वही रह जाएगा फाई ही, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने बातों में कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कि अब जो आपका व्यतिकरण है, ये व्यतिकरण दो प्रकार का व्यतिकरण, तो ये आई नेट का वैल्यू कभी मैक्सिमम होगा और कभी मिनिमम होगा। तो जब हमको दो लाइट मिले और रिजल्टेंट उस दोनों से ज्यादा अच्छा मिले, इसका मतलब दोनों ने मिलकर बढ़ाया है, तो बढ़ाएगा तो संरक्षण करेगा, तो संरक्षी समपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और अगर दो वेव मिला और आई नेट मिनिमम मिल गया I1 I2 से भी कम, इसका मतलब दोनों मिलकर और काम खराब किया है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए कि कंस्ट्रक्टिव में आई नेट का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए और डिस्ट्रक्टिव में आई नेट का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। यहीं से डेफिनेशन निकल के आता है और यहीं से डेफिनेशन निकल के आता है। 2 मिनट टाइम दो, 2 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए कि इधर हम लोग एक तरफ कंस्ट्रक्टिव लेंगे और एक तरफ लेंगे डिस्ट्रक्टिव। बात समझ में आ रहा है। देखिए इधर लेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं क्या, समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। और इधर हम लोग लेंगे क्या, विनाशी व्यतिकरण। इधर क्या लेंगे, विनाशी व्यतिकरण। इसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रक्टिव। इसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रक्टिव। और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव। इसको बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव। अब देखो कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखना है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तुम सीधे देखो कि जो तुम्हारा आई नेट है, या जो इसी को तुम लोग क्या लिखते हो, ए नेट का स्क्वायर लिखते हो, इसका वैल्यू मिलना चाहिए कितना, मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा तब जाकर के दोनों मिलकर बढ़ाया होगा। और अगर इंटेंसिटी का वैल्यू आई नेट या ए नेट का स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाए मिनिमम, तो कैसा इंटरफेरेंस होगा, पहला पॉइंट। बात समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो नेट इंटेंसिटी का वैल्यू होना चाहिए वो अधिकतम होना चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव में जो नेट इंटेंसिटी होगा वो कैसा होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर जो इक्वेशन है भैया, ये इक्वेशन क्या है, आई नेट का इक्वेशन है कितना, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर I1 I2 कॉस कितना, और ए नेट के स्क्वायर का भी जो इक्वेशन है वो कितना है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कितना, कॉस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो I1 I2 तो बदल नहीं रहा है, A1 A2 तो बदल नहीं रहा है, क्योंकि वेव तो गिवन है अपने पास। बदल क्या सकता है, फाई बदल सकता है। फाई कैसे बदलेगा, फाई कैसे बदलेगा, तो वेव में कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और कौन कम किया, ये चीज अगर बदलेगा x1 x2 तो फेज डिफरेंस फाई बदलेगा। A1 देखो यहां भी यही है, यहां भी वही है, A2 यहां भी वही है, यहां भी वही है, ये सब चीज तो बदलने से रहा। डिस्टेंस जितना दूर जाएगा बदलेगा क्या, फेज डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब फाई के बदलने से आई नेट या ए नेट का वैल्यू क्या हो रहा है, बदल रहा है, फाई के बदलने से। इसका मतलब ये कि इस दोनों ही समीकरण में, इस दोनों ही समीकरण में यदि cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम हुआ तब जो है सो आई नेट या फिर ए नेट जो है ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और cos थीटा है तो cos फाई का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये होता है कितना, +1। अब cos फाई का वैल्यू +1 होता है, इसका मतलब जो फाई इक्वल टू होगा 0 पे +1, 2 पाई पे +1, 4 पाई पे +1, इस तरीके से। 1 कहां कहां होता है,
एन पाई, 2n पाई पे, है ना। तो 2n पाई पे, तो देखिए ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इसका मतलब जो फेज डिफरेंस हो गया यहाँ के लिए, ये कितना हो गया 2n पाई। और यहां पर ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये ध्यान रखना है कि n बराबर 0 से शुरू हुआ है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसके नीचे n 0 रखेंगे, 0 1 रखेंगे, 2 पाई 2 रखेंगे, 4 पाई 3 रखेंगे, 6 पाई। यहां पर cos फाई का वैल्यू क्या होता है 1, और ये क्या है मैक्सिमम। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n पाई का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n पाई का। और यहां पर देखो कि मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होने का मतलब cos फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, cos फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, और cos फाई का वैल्यू मिनिमम कितना होता है, cos फाई का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, पाई इक्वल टू कितने कितने पे, पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को आप लिखिए, या तो लिखिए 2n माइनस 1, या तो लिखिए 2n प्लस 1, दोनों ही ऑड है। तो अगर 2n माइनस 1 लिखिएगा पाई, तो 2n माइनस 1 पाई लिखिएगा, तो n इक्वल टू देखिए 0 नहीं डालना है इसमें, n इक्वल टू कहां से लेंगे 0 से लेंगे। मान लीजिए n इक्वल टू कहां से लेंगे 0 से, तो ये माइनस पाई हो जाएगा, इसीलिए n इक्वल टू यहां 0 नहीं 1 से डालेंगे। तो यहां पर जो है सो n इक्वल टू कहां से डालेंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होगा तुम्हारा 2n माइनस 1 पाई के बराबर में n का वैल्यू यहां पर 1 से और यहां पर क्या 0 से। अब देखो जरा सा कि यहां पर हम लोग क्या पढ़े हैं भाई, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना पढ़े हो, डेल्टा एक्स बराबर, डेल्टा एक्स बराबर पाथ डिफरेंस कहीं पर पढ़ा है ना तुमको, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू देखिए लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस 5। अगर देखो कि फाई इक्वल टू, ध्यान देना कि फाई इक्वल टू कंस्ट्रक्टिव में अपने पास कितना है 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, डॉट 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 है। तो अगर देखो कि पहले पे निकालोगे डेल्टा एक्स, तो लैम्डा बाई 2 पाई के जगह लैम्डा बाई 2 पाई, और फेज डिफरेंस 5 के जगह पर कितना, आंसर कितना आ जाएगा। अगर देखो कि डेल्टा एक्स इक्वल टू लिखेंगे लैम्डा बाई 2 पाई, दूसरा फेज डिफरेंस कितना 2 पाई से 2 पाई गया, कितना बचा। अगर डेल्टा एक्स निकालोगे तो लैम्डा बाई 2 पाई फॉर्मूला वाला, और फेज डिफरेंस कितना पाई से पाई गया, 2 से 2 बार में कितना 2 लैम्डा। तो देखो ध्यान से कि जो डेल्टा एक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 लैम्डा 2 लैम्डा, आगे कितना आएगा 3 लैम्डा, इस तरीके से आएगा, है कि नहीं। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्टिव के लिए जो डेल्टा एक्स का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा n लैम्डा आएगा। n का वैल्यू कहां से लेकर के 0 1 2 डॉट 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 डॉट, 0 डालिए 0, 1 डालिए लैम्डा, 2 डालिए 2 लैम्डा, 3 डालिए 3 लैम्डा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए। इसी तरीके से देखो डिस्ट्रक्टिव के लिए, इसी तरीके से देखो डिस्ट्रक्टिव के लिए, इसके लिए भी डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कितना फेज डिफरेंस 5। डिस्ट्रक्टिव के लिए तुमने फेज डिफरेंस कितना पढ़ा है 5 इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये पढ़े हो। तो पहला वाला देखो डेल्टा x1 अगर निकालना है तो लैम्डा बाई 2 पाई, और पहला वाला फेज डिफरेंस कितना पाई से पाई गया, कितना लैम्डा बाई 2। डेल्टा x2 निकालना है तो लैम्डा बाई 2 पाई के जगह लैम्डा बाई 2 पाई, और फेज डिफरेंस के जगह पर कितना पाई से पाई गया, कितना बचा 3 लैम्डा बाई। आप देखिए डेल्टा x3 निकालिएगा तो आ जाएगा कितना 5 लैम्डा बाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखिए कि ऑड मल्टीपल 1 3 5 ऑफ लैम्डा बाई 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है। मतलब डिस्ट्रक्टिव के लिए जो डेल्टा एक्स लिखेंगे, डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ऑड 2n माइनस 1, और इसका मल्टीपल क्या लैम्डा बाई 2। लेकिन n का वैल्यू कहां से लेना है 1 2 3 से, 0 से नहीं लेना है। तो ये चीज जो है सो कंस्ट्रक्टिव के लिए याद रखना है आपको, क्या कि दो चीज इसमें याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस 2n पाई और पाथ डिफरेंस n लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस कितने का ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 का।
जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर ब्राइटेस्ट लाइट बनेगा, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां डार्केस्ट लाइट बनेगा। ब्राइटेस्ट लाइट चमकीला होने का मतलब क्या कि इंटेंसिटी कैसा हो, मैक्सिमम हो, और डार्क लाइट बनने का मतलब क्या कि इंटेंसिटी कैसा हो। इंटरफेरेंस बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया। इंटरफेरेंस का ये लेक्चर होता है यहां पर खत्म। इतना पढ़ के आइएगा, अगले दिन से हम लोग यंग्स के स्लिट एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, और यंग्स के स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके इस इंटरफेरेंस का बहुत ज्यादा यूज होगा। किसका? खास करके फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ब्राइट डार्क। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना आज के लिए काफी है, पढ़ के आइए, ठीक है। फिर हम लोग अगले दिन